दो शब्द कहने का करें। आज शिवांश को भी बोलना पड़ेगा, आज तक नहीं बोले तो बुलाओ। इसके बाद दुर्गेश का नंबर है। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में सत्संग नमन करते हुए चलो साथ और सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में सत्संग नमन करते हुए हमारे इस सत्यार्थी क्लासेस के संचालक पीएन सर तथा उपस्थित अतिथिगण को मेरा नमन। जैसा कि आज 14 नवंबर है और यह दिन हम सब बच्चों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन को हम लोग बाल दिवस के अवसर पर मनाते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्हें बच्चों से अत्यधिक प्रेम था और वो बच्चों के साथ अपना अमूल्य समय व्यतीत करते थे। और इस समय मतलब इस दिन ही उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसीलिए मतलब लोगों ने कहा कि जो 14 नवंबर है, इसमें जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, इनका जन्मदिवस मनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये जो हम बच्चों से अत्यधिक लगाव रखते हैं, इस लगाव को एक नाम के ऊपर जाना जाए आगे कि हमने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा क्या किया। इस सबको ध्यान में रखते हुए चाचा नेहरू जी ने बच्चों से अत्यधिक प्रेम के लगाव के कारण इसे बाल दिवस का नाम दिया और यह उनके देहांत के पश्चात मनाया जाने लगा। और इसी प्रकार मतलब आज बहुत से देशों में बाल दिवस बहुत ही अलग अलग समय पर मनाया जाता है। और बस, धन्यवाद। भूल न जाए इसलिए बता दे रहे हैं, कल आप लोगों की क्लास लगेगी, ठीक है। कल सुबह आप लोगों को आना है 9:30 पे, सबको आना है। ध्यान से, जो नहीं आएगा क्लीन वाश हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई शंका नहीं। कोई प्रॉब्लम हो किसी की? कोई प्रॉब्लम नहीं। छुट्टी है नहीं तो छुट्टी मांगो, है नहीं। अब इसी क्रम में हमारे पास बैठे हुए हैं दुर्गेश। इसके बाद दुर्गेश का नंबर है, उससे पहले अच्छा जाइए और अपने विचार व्यक्त करने का करें। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए हमारे आचार्य श्रीमान पीएन सर और हमारे अतिथिगण सबको प्रणाम है। देखो, इस जीवन में शिक्षक का सिखाना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक शिक्षक जीवन में अगर सही नहीं सिखाता है तो पूरा जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अगर कोई डॉक्टर है, वह डॉक्टर गलत है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 लोगों की मृत्यु हो सकती है। अगर कोई इंजीनियर है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में 100-200 पुल बना सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर शिक्षक गलत हो गया तो आने वाले समय की पीढ़ियाँ पूरी ही नष्ट हो जाती हैं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। धन्यवाद। नहीं, देखिए, बात तो इन्होंने बहुत सही बताई है। बच्चों को अच्छे शिक्षक भी मिलने चाहिए, अच्छी परवरिश मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए, अच्छे खाना मिलना चाहिए, रहने को अच्छी छत मिलनी चाहिए, तभी तो बच्चों के ब्रेन का पूरा विकास होगा। अगर बच्चा तनाव में घूमता रहेगा, घर में तनाव, पैसे का तनाव, खाने का तनाव, घर में रहने का तनाव, तो कैसे बेचारा पढ़ सकता है। आजकल जो बच्चे, ये तुम अनुभव नहीं कर पाओगे कि तुम लोगों की फैमिली अच्छी है, पापा लोगों ने तुम्हें व्यवस्था कर रखी जैसे भी हैं, तुम्हें अच्छे कपड़े खरीदा, अच्छी कोचिंग ज्वाइन कराई, अच्छा स्कूल ज्वाइन कराया, अच्छी परवरिश दे रहे हैं तुमको। लेकिन जरा एक स्टेप और नीचे जाओ, अपने से नीचे तमाम ऐसे बच्चे इसी लखीमपुर में हैं जिनको स्कूल पढ़ने को नसीब नहीं है, काम न करें तो खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं, बहुत दिक्कत में, वो चाह कर भी नहीं पढ़ सकते। ये झूठ नहीं है।
अपने जनपद को ये छुट्टी निकाल के एक दिन घूम आइए, धौरारा चले जाइए, पलिया चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखोगे। मैं ईसा नगर गया था बहुत पहले, वहाँ कई बार मैं गया, एक मित्र थे उनकी पोस्टिंग हो गई थी उस चक्कर में, तो वहाँ हम देखते थे तो बच्चों के शरीर में पूरे कपड़े नहीं होते। छोटे बच्चे अगर कोई चड्डी पहने तो बनियान नहीं, बनियान है तो चड्डी, फुल कपड़े, चप्पल, जूते। मुझे बहुत, जब जाते थे मेला वाला तब मिलते होंगे, मतलब बहुत गरीब बच्चे, घरों में छप्पर के घर, उसमें मिट्टी लेप लगा के रहते थे, सांप कहाँ से आ जाए कोई भरोसा नहीं। क्या बात करते हो, बच्चे कुपोषण का शिकार थे। तो तुमको एहसास इसलिए नहीं कि तुम सही जगह से रह रहे हो, लेकिन तुम उसका महत्व नहीं समझ रहे हो। धन्यवाद दो अपने माँ बाप का जो तुमको ये सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये भी नसीब नहीं है, राइट। आप सोचते होंगे कि सर यहाँ संदीप यूनिवर्सिटी वाले क्यों आते हैं, इतनी दूर से चल के क्यों आते हैं। ये अपने आप नहीं आए, हमने इनको काफ़ी इंसिस्ट किया, मोटिवेट किया। हमने कहा भाई देखिए, जब पुणे, बंगलोर, दूरस्थ नोएडा, दूरस्थ जगह पे बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, और नौकरियां भी मिलती हैं तो जो बच्चे वहाँ के पढ़ने वाले उनको जल्दी मिल जाती हैं, क्योंकि उस क्लाइमेट में ढल चुके होते हैं। तो इन लोगों ने अपना सोचा कि ठीक है चलते हैं और बच्चों को बताते हैं। कुछ लखनऊ में आपका ऑफिस है, लखनऊ से चल के आए हैं, कोई सुल्तानपुर से आए, कोई कहीं से आए हैं। आप उनका महत्व को समझिए। इनकी क्या गरज पड़ी तुमको मोटिवेट करने की, इनको तो जो तनख्वाह मिल रही प्रोफेसर है मिली रही। इसलिए लगे रहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी अच्छी चीज़ के बारे में बताया जा सके। कुछ लोगों की आदत होती है अपने ज्ञान को प्रसारित करना, अच्छी चीज़ को फैलाना। इनका ये कतई मकसद नहीं कि आप जाके सीधे संदीप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। आपका कहना है कि सीधे आप पहले आईआईटी की तैयारी करिए, जेई की तैयारी करिए, नीट की तैयारी करिए और क्वालिफाई कर जाइए। शुभकामनाएं आपको दी जाती हैं। लेकिन अगर हमारा भी ये मानना है कि अगर आपका बेटा या आपका भाई, आपकी बहन थोड़ा सा पढ़ने में कहीं वीक है और इस दुनिया में 2 पैसे खर्च करके उसको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है, एडमिशन हो रहा है, तो उसको धक्का मार के भेज देना चाहिए। इससे पहले कि वो बर्बाद हो जाए, उसको बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला देना चाहिए, मेरा भी मानना है। मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि यार आपका बेटा थोड़ा वीक है तो यार पैसा लगा के पढ़ा दो, जो पैसे से पढ़ाई हो रही है। तो बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, जितनी यहाँ पे फीस है नोएडा लखनऊ में उससे कम इनकी फीस। रहने को हॉस्टल है, बढ़िया इन्वायरमेंट, मौसम, मतलब जो बड़ी यूनिवर्सिटी में तुमसे कहता हूँ ना हमेशा बड़ी यूनिवर्सिटी जाओ, तो इनकी यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी, आपने फोटो देखा भी होगा। तो आप, लेकिन ये फर्स्ट चॉइस आपकी नहीं होनी चाहिए, ये वैकल्पिक चॉइस होनी चाहिए कि जब मैं नहीं जा पाया आईआईटी, मैं जेई नहीं जा पाया, सबने कोशिश किया, घर वालों ने, सर ने, पीएन सर ने और संदीप यूनिवर्सिटी वाले भी आए थे, तो एक विकल्प के तौर पे आप चुन सकते हो। जाने को इनकी सीतापुर से ट्रेन जाती है, बैठो, शाम को बैठो, सुबह 10 बजे 11 बजे वहाँ उतर लो, वहाँ बैठो, यहाँ उतर लो, कुछ नहीं, जैसे लखनऊ वैसे नासिक। लेकिन ये है कि लोग सोचते नहीं है, बच्चे का जीवन बर्बाद कर देते हैं छोटी छोटी यूनिवर्सिटी पढ़वा के, ऐसे लाइब्रेरी में कोचिंग, उसका कोई मकसद आज के समय में है नहीं। जहाँ पे बहुत दूर दूर के बच्चे आते हैं वो यूनिवर्सिटी अच्छी। तो दूसरा ये है कि आप इस पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया है। और इसीलिए मैं बुलाता हूँ कि आप जब जाओ तो आपके पैसे कम खर्चे हों, कम पैसे में आप लोगों की जिम्मेदारी है एडमिशन दिलवाना। ये हमको वचन देके जाइएगा कि हमारा बच्चा कोई जाता है तो उसको अन्य बच्चों से कम फीस पड़े, इनका ख्याल रखा जाए 5 साल जब तक वहाँ रहें। क्योंकि अभी ये तुम आप देख ही रहे हो कितने सीधे बच्चे बेचारे बोलते नहीं, तो इन बच्चों को थोड़ा सा इनकी देख रेख तो करनी पड़ेगी। खग जाते खली की भाषा है नहीं, तो इनको हम ही समझ सकते हैं क्योंकि 2 साल से हमारे साथ हैं ये लोग। और मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे मजा आता है इनको पढ़ाने। मैं लखनऊ में था पहले, मेरी कोचिंग चलती थी, मैं शायद यहाँ से 10 गुना 100 गुना पैसा कमा लेता लखनऊ में रहता, इधर ना आता तो ये तो पक्का था। लेकिन इन बच्चों का जो लगाव है, नटखटपन, ये भोले बच्चे, सीधे साधे बच्चे, और जाके बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठ जाते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी टॉप किया हमारे बच्चों ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप किया, प्रोफेसर, आईएएस सब है, एक आईएएस नहीं निकला, आईएएस तक हमारे बच्चे सब है, हर पोस्ट पे मेरा बच्चा। वो रुतबा कहाँ मिलता है? और ये जब बच्चे छोटे शहर से निकल के जाते हैं तो ये बच्चे जिंदगी भर अपने सर को भी याद रखते हैं
और नाम कर दिया। इनमें कमी कोई नहीं है, कमी यही है कि इनको जैसे ना उतनी देख रेख इनकी नहीं की गई, बहुमुखी ये अंतर्मुखी है, इनका चौमुखी विकास नहीं कराया। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की विकास करने की, लेकिन मैं फिजिक्स में ही विकास कर पाया, बाकी चीज़ों में ये मेरी बात मानते थे, फिजिक्स में मान लेते हैं। तो आपके 10 क्वेश्चन हैं, वो मैं पढ़ूंगा, कौन बताएगा ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। और जो सही बताएगा उसको आपकी तरफ से प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सब लोग ध्यान से सुने क्वेश्चन, हाथ उठाएंगे सब लोग, जिनको जिनको आता होगा। बताएगा कौन ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा। किसने बताया मैं नाम लिख दूंगा पीछे, कलम मेरे पास, लाल कलम बच्चों पे कभी नहीं, ये मेरी आदत है। मैं रेड कलम बच्चों के नाम में फीस में कहीं यूज नहीं करता, बस चेक करते समय कहाँ पे यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग ध्यान से सुनोगे, बताने की कोशिश करोगे, अच्छी इमेज जानी चाहिए आपकी। और आप लोग भी गवाह हो कि आपको क्वेश्चन नहीं बताया पहले से, कोई ना आपको बताया गया था कि आज आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शायद कम लोग आते थे। तो पहला क्वेश्चन है, तरंगों के अध्यारोपण में परिणामी तरंग की औसत तीव्रता का सूत्र है, कौन बताएगा। तरंगों के अध्यारोपण में परिणामी तरंग की औसत तीव्रता का सूत्र है, जो बताएगा प्राइज में मिलना है। अगर कोई बताता है तो आप बता सकते हैं। कितने लोगों को आता है क्वेश्चन? 1 मिनट का समय है, कितने लोगों को आता है? फिर से सुन ले क्वेश्चन, तरंगों के अध्यारोपण में परिणामी तरंग की औसत तीव्रता का सूत्र है, औसत तीव्रता का सूत्र बताना है, कौन बताएगा? बताओ विशाल। आई मिनिमम प्लस आई मैक्सिमम अपान 2। आई मिनिमम प्लस आई मैक्सिमम अपान 2। तालियां बजा दें इनके लिए। पहले क्वेश्चन का सही जवाब विशाल वर्मा ने दिया है, ज्ञान स्त्रीलिंग बिलोंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और देखें कौन बताता है। अब एक क्वेश्चन का जवाब 2 क्वेश्चन से ऊपर कोई बच्चा बता नहीं सकता, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ये मैंने प्रतिबंधित कर दिया, एक पुरस्कार लेके निकल लेगा। यदि किसी तार को पिघलाकर, क्वेश्चन ध्यान से सुने, यदि किसी तार को पिघलाकर आधी त्रिज्या का तार बनाया जाए तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा, कितने गुना होगा। फिर से सुन लें, यदि किसी तार को पिघलाकर, ध्यान से सुने, आधी त्रिज्या का तार बनाया जाए तो नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, बताओ सेहत। सोच लो। सही जवाब, तालियां। तीसरा क्वेश्चन है, 2 समांतर धारावाही लंबे चालक तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र किसको किसको आता है? ज्यादा उठाएंगे तो आप डिसाइड करेंगे। एक लोग कौन हाथ उठाएगा? फिर से सुन लो क्वेश्चन, 2 समांतर धारावाही लंबे चालक तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र। आप डिसाइड करें कौन बताएगा। इतने लोग हाथ उठा रहे, 3 बच्चे पूरा उठा लो बेटा। F/L = μ0/2 pi into I1/I2/R, I1 into I2/R। सही जवाब। 3 बच्चों ने, तीनों ने सही जवाब बताया है, लेकिन हाथ कम बच्चों के उठ रहे हैं। तुमको पहले से पता नहीं था क्या सांड गांड करके बैठे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए, कौन बताएगा? आप डिसाइड करें, क्या बच्चा उठा रहा है और कोई? गर्ल्स में नहीं है कोई? हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए। लड़कियों में कोई नहीं, देखो कितना दर्द है मैम को। हाँ, वो सोच रही कोई लड़की नहीं बता रही है, अपने अपने जेंडर का सभी क्या लगते हैं।
कार्य करता है, जिससे नई तरीकाएँ निकलकर सचेत होती हैं। इन तरीकाओं को तरीकाएँ कहते हैं। ये विकास की चाल से आगे बढ़ती हुई ये तरीकाओं को स्पर्श करते हुए किसी क्षण पृष्ठ खींचे तो इस क्षण खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तलवार की नई स्थिति को बदल देगा। बिल्कुल सही जवाब, तालियां बजाइए जोर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने लोग जो दे रखा है अपने यहाँ, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है? जिसको जिसको आता हाथ उठाइए। शिवांश, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है? जो पहली बार उठाया उससे पूछ लिया करें। दुर्गेश बताओ। किसी अनुमेय परिपथ में विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर धारा में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध। फिर से बताओ। किसी अनुमेय परिपथ में विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर धारा के मान में सूक्ष्म परिवर्तन होने वाले अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इनका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा व सूत्र बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा व सूत्र ये लड़की बता रही है। हाँ बताओ। विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम को विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा व सूत्र। शांत रहो, चपड़ चपड़ ना करो, कोई बोले ना, बता रहा। चलो बताओ विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और सूत्र। एकांक लंबाई व प्रतिरोध एकांक होने पर उसका क्षेत्रफल विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। फिर से बताओ। एकांक लंबाई व एकांक प्रतिरोध एकांक एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल के एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या प्रतिरोध के विक्रम को फिर से बताओ, शांत रहो, स्पष्ट बताइए। प्रतिरोध के विक्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात rho बराबर प्रतिरोध के वितरण को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इनका भी गलत हो गया। अब आप देखिए इसमें से किससे कुछ एकांक लंबाई तथा एकांक अंतर क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका सूत्र रो बराबर आर या कौन है। करेक्ट, तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए धीरे धीरे करके हम। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का सूत्र कौन बताएगा? आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का सूत्र। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का सूत्र, जिससे आप तय करो। C1 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2। करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है, जिसको आता हो हाथ उठाना। किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम बताइए, साथ ही ये नियम ऊर्जा के किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम बताओ, द्वितीय नियम बताओ। ये दोनों नियम किन किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है? नया जो पूछ आप तय करो, आपने तय करो, आप तय करो जिसको कहना। ये डिसीजन आप करें, क्या आप किसी को नहीं जानते हैं? हम सबको जानते हैं। तो आप देखो, चलिए दुर्गेश को बताने के लिए। किसी संतल में मिलने वाली धाराओं का वेग प्रत्यय शून्य होता है। प्रथम नियम ये किरचॉफ का, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय नियम
पास में लगे स्रोत के विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग शून्य होता है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलो सही है इनका। तालियां। चलिए आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद क्वेश्चन पूछने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। प्रवेश्यता क्या है इसका मात्रक बताइए। प्रवेश्यता क्या है इसका मात्रक बताइए। अभी 3 बच्चे हाथ उठाए हैं जिससे आप पूछना चाहें। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं, इसका मात्रक ओम इनवर्स या मो होता है। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं, इसका मात्रक ओम इनवर्स अथवा मो। सही जवाब। अब चलिए देखिए, बहुत सही सारे क्वेश्चनों के सही जवाब आ गए। तो हमको लगता है कि आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा कि पिछड़े जिलों में भी अच्छे बच्चे हैं। नहीं तो जो साफ बात है, अच्छे बच्चे तो हर जगह से निकल के भाग जाते हैं। इसके पैसा लखनऊ पढ़वाता है, कोई दिल्ली पढ़वाता है। औसत बच्चे इतने यहाँ मिलते हैं। नहीं, बच्चे तो अच्छे हैं सर। बच्चों में स्टार्टिंग मुझे थोड़ा लगा अजीब सा, लेकिन अभी जब फिर का माहौल आपने क्वेश्चन जब शुरू किया तो मुझे सब बच्चे अच्छे लग रहे हैं कि वो मासूमियत उनके पढ़ने में भी अच्छे बच्चे हैं। बट एक ही चीज़ है कि बच्चे मुझे जहाँ तक थोड़ा लगा कि कैरियर के प्रति बच्चे बहुत सीरियस नहीं है। पहली चीज़, लड़कियों में हमने कई बार किया यदि बच्चे आंसर दे रही है, लेकिन तो कैरियर के प्रति सीरियस नहीं है। दूसरा, जब भी सर भी बोल रहे हैं या मैम बोल रही है तो आप लोग थोड़ा सीरियस सुन नहीं रहे हैं। ये 2 चीज़ मुझे थोड़ा सा कमी लगी कि कैरियर पर भी आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसका क्या यूज है। आपको कैरियर में अच्छा बनना है ना, और आपको जब कैरियर के लिए बताया जा रहा है तो आप सीरियस नहीं। चलिए इसी क्रम में अब